जयपाल मुंडा उन्होंने संसद में कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र सीखने की आवश्यकता नहीं है, भले उन्हीं से सीखा जाए क्योंकि वे इस धरती पर बेहद लोकतांत्रिक समूह है। तो इससे पहले जब गीत की बात की तो गीत और सामूहिकता को जोड़कर मुझे और एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है कि गीतों में क्या है, कोई भी व्यक्ति आदिवासी समूह का किसी भी एक गीत पर एकाधिकार का दावा नहीं करता है। एक गीत आदिवासी समूह के कई अलग-अलग गाँव में गाए जा रहे हैं और वह उनके समूह द्वारा रचा गया है। कोई एक व्यक्ति ने उसे नहीं रचा है। वह एक समूह है, एक गीत एक पूरा समूह है। तो ये सामूहिकता उनमें कैसे आती है, कहाँ से आती है? गीत देता है उन्हें, उनके आसपास का वातावरण देता है उन्हें और एक जो उस गीत का जो ट्रांसफ़र होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो बस उस गीत का ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो एक सामूहिकता के मूल्य का ही पूरी तरह से हस्तांतरण होता है। अखड़ा में जब गीत गाया जाता है, तो लोग समूह में गाते हैं। एकल गीत जैसी कोई उस तरह से परंपरा नहीं है। जब वे गीत गाते हैं, तो एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जब वे एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो अपने पैरों को भी एक रिदम में वे आगे-पीछे लेकर चलते हैं और एक रिदम में वे धरती की ओर झुकते हैं, फिर उठते हैं। तो यह समूह में उनका एक साथ चलना, फिर एक साथ उठना, एक साथ धरती की ओर झुकना, फिर वे उठते हैं, हाथ को थामते हैं, गीत गाते हैं। तो ये उनकी प्रैक्टिस है समूह में रहने की। वे समूह में सारी काम करते हैं और हाँ, इसी मौसम से यदि मैं देखूँ मदैत की परंपरा है। आदिवासी गाँव में धान रोपनी का काम तब तक किया जाता है जब तक सारे खेत में काम पूरा ना हो जाए। एक खेत में काम पूरा हुआ, फिर वही जो धान रोप रहे हैं वो किसी और के दूसरे खेत में जाकर मदद करते। इस तरह पूरे गाँव में जब तक रोपा समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे काम करते हैं। तो ये क्या है? सामूहिकता ही है। गीत गाते हुए सबको थामना, हाथ थामना सामूहिकता है। कोई सुरा बेसुरा जैसी कोई चीज़ नहीं है। हर कोई गीत गा सकता है, हर कोई नाच सकता है। इसीलिए चलना और बोलना ही गीत है। ये पुरानी पीढ़ी और अभी की पीढ़ी में एक बड़ा गैप दिखाई देता है। गीत से जुड़ाव की वजह भी कहें या अखड़ा से जो हम दूर हुए हैं वह भी इसकी वजह है या फिर हमारे जो पारंपरिक शिक्षण संस्थान थे जैसे धुमकुड़िया और पुरानी परंपरा में जो प्रैक्टिस किए जाते थे सेंदरा या पुराने फेस्टिवल, उनसे भी दुराव की वजह से भी यह एक अभी की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में गैप होता है। अभी की पीढ़ी उस पुराने गीतों को ना ही समझ पाती है, ना ही उसका रसास्वादन कर पाती है, ना ही उन पे वो रीझ पाती है, ना ही उसको समझ पा रही है। धुमकुड़िया, सेंदरा, सेंदरा यानी शिकार, शिकार की प्रैक्टिस क्योंकि आदिवासी शिकार पर जाते हुए भी गीत गाते थे, पर्व मनाते थे, वहाँ भी गीत गाते थे। अभी जिस सामाजिक संरचना में हम रह रहे हैं, पुरानी सामाजिक संरचना से वह भिन्न है। पहले गाँव में बीच में एक अखड़ा होता था जहाँ पर अभी धान का काम सब एक दूसरे की मदद करके पूरा करने के बाद त्योहार मनाएंगे, सब मिलेंगे। शहर में इस तरह की संरचना नहीं है, धान के खेत नहीं हैं, धान की खेत ही नहीं है तो मदैत की प्रैक्टिस भी नहीं है और उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर उसके गीत भी नहीं गाए जाएंगे। ना धान के गीत गाए जाएंगे, ना मदैत के, ना अखड़ा के। अखड़ा भी नहीं है और इससे दुराव की वजह से जो तथाकथित समाज द्वारा जो विकास का जो खाका हमें दिया गया है कि ये एजुकेशन सिस्टम ये हमें मदद नहीं सिखा सकता, ना ही ये हमें सामूहिकता का मूल्य दे सकता है। हमारे व्यवहार में वह मूल्य नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मदैत की परंपरा का प्रैक्टिस तो हम नहीं कर रहे हैं। एक अलग तरह की शिक्षा ले रहे हैं। तो ना हम उस मूल्य को अपने भीतर अब्ज़ॉर्ब कर पा रहे हैं, ना ही जो इस तरह की जो तत्कालीन शिक्षा प्रणाली है, व्यवस्था है, वो हमें वो सारे मूल्य नहीं दे पा रही है। तो इस वजह से भी ये गैप होगा, बनेगा और यदि हम लौटते हैं और उस चीज़ को अपने भीतर बचा पाने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रयास हो सकता है कि हम अखड़ा को रिवाइव कर सकें,
गीत को रिवाइव कर सके, धुपगुड़िया को रिवाइव कर सके। तो एक विकास का एक अलग परिभाषा आदिवासी दे सकते हैं, जो अभी बहुत ज़रूरी भी है। अभी का जो तथाकथित समाज है वह विकास को किन सारी चीज़ों से आंकता है, विकसित कौन है? तो वे कहते हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम, उनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसके तहत एक अलग-अलग लेयर्स है। तो उस पर आदिवासी फिट होते हैं तो वे शिक्षित हैं, नहीं तो उन्हें अनपढ़ कहा जाता है। ये उनका दिया गया पैमाना है। आदिवासी पैमाना शिक्षा को अलग तरह से देखता है। यदि बात की जाए कि आदिवासी निर्धन है, तो कौन सी निर्धनता की बात कर रहे हैं? आदिवासी दृष्टिकोण में निर्धनता का अलग है नज़रिया। निर्धन किसे कहेंगे? अरे आदिवासियों के पास इतने सारे गीत हैं। कौन सी निर्धनता? पूंजी जमा करने वाली निर्धनता? नहीं, उस निर्धनता को आदिवासी समाज कंसीडर ही नहीं करता है। उनके पास गीत है, वे जीवन से भरपूर हैं। यदि निर्धनता की बात की जाए, वे पूरे तरह से जीवन से भरपूर है। उनके अपने जो पारिस्थितिकी वातावरण है, उस जगह उन्होंने किस तरह से अपनी सामाजिक संरचना को बोया है। महुआ पर सबका अधिकार है, उन्होंने एक निश्चित वर्ग तक उसको बांध कर नहीं रखा है। महुआ हर कोई चुनता है, हर कोई चुन सकता है और उसका उनके डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में अलग-अलग उपयोग है। तो निर्धनता का अलग पर्सपेक्टिव आदिवासी अलग नज़रिए से देखते हैं। वहाँ पे संसाधनों का बराबर बँटवारा है। जैसे शिकार पर भी जब जाते हैं तो जो भी वे मार कर लाते हैं उसका भी पूरे गाँव में बँटवारा होता है। वह यदि संसाधन की बात की जाए, अभी का जो समाज है जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का एक ही वर्ग उसको अपने कब्जे में रखता है, दूसरा वर्ग पूंजी का ही डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम देख लें, तो इस तरह का असमान डिस्ट्रीब्यूशन आदिवासियों में उनके आसपास जितने भी संसाधन उनको लेकर नहीं है। तो यह एक विकास का अलग नज़रिया दिखाता है कि किस तरह वे अपने आसपास जो संसाधन है, आधारभूत चीज़ें हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी, उसको मिल बाँट कर रह सकते हैं। तो क्या यह अलग तरह से एक विकासशील समाज का नज़रिया को नहीं दिखाता है, जो उनके पास नहीं है? और साक्षरता की बात की जाए, आदिवासी फसल उगाना जानते हैं, धान की खेती करना जानते हैं, मिट्टी कैसा है वो जानते हैं, बारिश कब होगी वो जानते हैं। तो इस ज्ञान परंपरा को वो होल्ड करते हैं, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण भी करते हैं। अभी की समाज व्यवस्था क्या उस तरह की शिक्षा का हस्तांतरण कर रही है, कर पा रही है? जो शिक्षा व्यवस्था है क्या इस चीज़ में माहिर है? जो कि आदिवासी स्वभावतः कर रहे थे, नाचते गाते अपने दैनिक जीवन को जीते हुए कर रहे थे। तो एक नज़रिया अपनाना ज़रूरी है कि वे आदिवासी विकास को किस तरह से देखते हैं। अभी के जिस तरह से रिसर्च वर्क हो रहे हैं, यदि गीतों पर ही काम किया जाए, गीतों का कभी टेबल स्टडी नहीं हो सकता है या फिर उनका अनुवाद होकर करके हम अध्ययन नहीं कर सकते। गीत तो दरअसल परफॉर्म करने की चीज़ है और अखड़ा के भीतर ही उसे अच्छे से समझा जा सकता है या फिर फील्ड पर। तो ये एक चीज़ है कि यदि अभी की एकेडमिक दुनिया उस पर काम करती है तो वो उनके पूरे संरचना में गीतों को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, उनका डेली लाइफ कैसे है, उस चीज़ को कम से कम ऑब्ज़र्व करने के लिए लंबे समय तक उसे देखने की ज़रूरत है। उस तरह से काम किया जा सकता है और उनकी चेतना में जो पहले से जो मौजूद चीज़ें हैं, निर्धनता और अनपढ़, साक्षरता, इनको उनको फिर से डिकोड करके समझने की आवश्यकता है कि असली साक्षरता क्या है, निर्धनता क्या है, संपन्नता क्या है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासी होते हुए, आदिवासी जीवन को देखते हुए महिलाओं की स्थिति को, उसके स्थान को मैं किस तरह से देखती हूँ। फिर से मैं अखड़ा में जाऊँगी। गीत गाया जा रहा है, उस गीत को सबसे पहले स्त्री गाती है, पुरुष दोहराता है। स्त्री नृत्य करती है, पुरुष मांदर बजाता है। धान के खेत में स्त्री रोपा रोप रही है, पुरुष बीड़ा छींट रहा है। तो जीवन जीने के स्टाइल से लेकर काम करने की जो अलग-अलग चीज़ें हैं, उसका उन्होंने बँटवारा स्वाभाविक तौर पे किया है। एक स्वभावतः उसका बँटवारा दिखाई देता है
जिस तरह से कहा जाता है कि स्त्री ऐसे वो नीचे है, उस तरह की नहीं है। स्त्री कहाँ नीचे है? मैंने तो स्त्रियों को फुटकल के पेड़ पर देखा है, फुटकल तोड़ रही हैं। आपको सिर ऊँचा करके देखना पड़ेगा कि स्त्रियाँ फुटकल के पेड़ पर हैं, पहाड़ पर हैं, बोझा ढोकर ला रही हैं। तो वो ना ही शारीरिक तौर पर उन्हें उनकी संरचना में कमज़ोर पाया गया है, ना ही आर्थिक तौर पर। यदि आर्थिक पूँजी का प्रवेश देखेंगे तो बाज़ार में स्त्रियाँ सब्जियों का बास्केट लेकर जा रही हैं, वे अर्थ संग्रहित कर रही हैं। तो ये फ़र्क है, वे मज़बूत हैं वहाँ पर और अभी के समय में भी उनकी मज़बूती दिखाई देती है मुझे।